नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समझ होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आपका क्लास अब रेगुलर हो गया है, तो चलिए फटाफट से आप रेगुलर क्लास कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन उठा था ना प्यारे साथियों, लेखक की पुत्री यानी कि लेखक की बेटी जो थी, उन्होंने लेखक से पूछा था कि पिताजी बताइए कि नाखून बढ़ते क्यों हैं, इसका क्या कारण थे। इसी पर जो है लेखक ने एक निबंध लिख डाला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, इतना बात ध्यान में रखना है। तो चलिए भाई लोग, अब इसके बारे में जान लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन सी कथा कथा बोलते हैं, ये कौन सी विधा है। तो ललित निबंध है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये नाखून बढ़ते हैं कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला आएगा कि नाखून बढ़ते हैं कि रचनाकार या फिर लेखक या फिर निबंधकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है तो उनका जन्म भी हुआ होगा और उनकी मृत्यु भी हुई होगी, ये तो स्पष्ट होना चाहिए भाई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भाई लोग 1907 ईस्वी में आरत दुबे एक जगह है जो कि छपरा के अंदर पड़ता है, और वो छपरा जो है बलिया के अंदर पड़ता है, और वो बलिया जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा बक्सा बक्से समझते हो, मतलब अंग्रेज जब आए थे तो बक्से बनाते थे, कस्बे कस्बे। तो ऐसे ऐसे याद रखें, कस्बे, बक्से वाला आ गया कस्बे। तो यूपी राज्य के बलिया जिले के छपरा कस्बे के आरत दुबे नामक स्थान पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, जब इनकी जन्म हुई तो मृत्यु भी होगी स्पष्ट। तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी 1979 ईस्वी में। ठीक, यहाँ पर 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, दिल्ली में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और रखिएगा। ठीक, इसके बाद लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछेगा तो वो आएगा रचनाकार से, और एक दो पॉइंट जो आएगा वो हमको आपको बता दें। लेखक परिचय में जितने भी रचना है इनकी, मतलब ये लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जितने भी रचना है, उन सभी रचना को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भाई बनेगा। ठीक, तो चलो भाई, अब आप लोगों का टेंशन लेखक परिचय क्वेश्चन का टेंशन खत्म। तो फटाफट से लेखक परिचय को कर लेते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। उनका जो साहित्य कर्म है वो भारत इतिहास के क्या है, एक रचनात्मक परिणति, सांस्कृतिक परिणति है। साथ ही ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता से पढ़ कर क्या है, उनका आधार पंडित नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता को लेकर प्रकट हुआ है। इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में बहुत चीजों को लेकर के उत्पत्ति लिए, मतलब ये जो उत्पन्न हुए, इनकी जो जन्म होने के बाद इन्होंने अपने अंदर इतने गुण ढाल लिए, इतने ज्ञान पैदा कर लिए, ज्ञान विज्ञान की चीजें इन्होंने अपने अंदर इतनी बैठा ली कि ये किस रूप में उभर गए, ये उभर गए किस रूप में, पंडित नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचनात्मक की क्षमता के रूप में ये उभर गए। ठीक, वे ज्ञान का बोध और पंडित की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार अपने सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, मतलब विचार में तेज हो, यानी कि उसकी जो बुद्धि हो तेज से प्राप्त होती हो। तेज मतलब समझते हो, मतलब पुराणों में जो है तेज का मतलब कुछ क्या होता है मालूम है, उसमें तेज का मतलब होता है बहुत बड़ा चीज उसके पीछे है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, बुद्धि है, प्रबलता है, सक्षम है, तो उसी को तेज कहते हैं। ठीक, तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम, मतलब इन्होंने जो है क्या किया था कि तेजस्विता इनके पास थी, तेज इनके पास था। ठीक, उसके साथ साथ कथन के लालित्य, मतलब कथन जो बोलते थे वो बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। ठीक, और बंध की शास्त्रीयता का संगम है, मतलब बांधते थे न किसी को
तो एक शास्त्र की तरह बांधते थे। ठीक, कोई भी वाक्य को बांधते थे, कोई भी वाक्य बनाते थे तो एक शास्त्र की तरह बनाते थे। ठीक, इतना काम करते थे। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते थे। ठीक, मतलब उनके अंदर एक साथ कौन कौन आ गए? कबीर आ गए। ठीक, और उसके साथ साथ आ गए तुलसी जी, और उसी उन्हीं के साथ साथ मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी है। तीनों एक का एक कर उठते हैं इनके अंदर, इनकी भावना के अंदर। ठीक, मतलब इनके अंदर मान के चले ये तीनों रूप है। कबीर जी भी वास करते हैं, मतलब कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर तीनों का एक सम्मिलित रूप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक, इतना बात समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए कि उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति का देन नहीं, कि अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति का देन नहीं है, यह किसके अनुसार है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। भारतीय संस्कृति किसी जाति का देन नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति किसी जाति का देन नहीं है, किसी जाति का देन नहीं है। ये किसने कहा था? किसी जाति का देन नहीं है, का देन नहीं है, नहीं है। ये बात किसने कहा था? किसने कहा था ये बात? बताइए। तो ये बात जो है भाई लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक, किसी जाति का देन नहीं है भारतीय संस्कृति, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों की श्रेष्ठ साधनाओं के लवन नीर संयोग से विकसित हुआ है। मतलब हर समय में हर जाति के लोग आए और उन्हीं जाति के लोग जो है सभी जाति के लोग मिल करके क्या किए? एक धर्म अपनाए, एक संस्कृति अपनाई जो कि भारतीय संस्कृति कहलाए। ठीक, तो भारतीय संस्कृति किसी भी एक जाति का, किसी भी एक जाति का, यहाँ पर बीच में लिख लीजिएगा एक, किसी भी एक जाति का देन नहीं है भारतीय संस्कृति। ठीक, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए इतना बात हो गया। अब इनके द्विवेदी जी की रचना के बारे में आइए। हमने आपको बता दिया था यहाँ पर इनकी रचना, इनके सभी प्रमुख रचनाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेखक परिचय से रचना से ही क्वेश्चन टकराता है। ठीक, तो रचना को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाहरी बैकग्राउंड आ रहा होगा भाई लोग, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, क्या कि शाम का वक्त है तो थोड़ा बाहरी बैकग्राउंड आएगा। ठीक, तो देखिए द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? अशोक के फूल। ठीक, पहला अशोक के फूल, दूसरा कल्पलता था, कल्पलता। तीसरा विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह। ठीक, नेक्स्ट आलोक पर्व। इसके बाद प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, यह एक निबंध संग्रह। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, यह है बुक का नाम, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। यह क्या है? तो यह एक निबंध संग्रह है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद यह क्या है, तो यह एक निबंध संग्रह है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा। ठीक, इसके बाद आएगा अनाम दास का पोथा, जो कि एक उपन्यास है। अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अनामनाथ की कथा, जो कि एक उपन्यास है। इतना बात आप लोग को दिमाग में घुस गया होगा। ठीक, अब देखिए उपन्यास हो गया। सूर साहित्य इनकी रचना है। कबीर इनकी रचना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इन्हीं की रचना है, किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक, इसके बाद आएगा कि नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसके साथ साथ संदेश राज शक, पृथ्वीराज शो को आपको लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, नाथ सिद्धों की बानियां, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने शांति निकेतन से। विश्व भारती पत्रिका का संपादन इन्होंने शांति निकेतन से किया था।
क्वेश्चन आएगा, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कहाँ से किया था? शांति निकेतन से। ठीक, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अब आगे चलिए, ये तो इनकी रचना हो गई। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आलोक पर्व। आलोक पर्व पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व, ये इंपोर्टेंट हो गया भाई, स्टार लगा देते। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट है क्या कि भारत सरकार द्वारा जो है पद्म भूषण सम्मान और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिले इसी पर, आलोक पर्व पर। ठीक, अब देखिए, वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। इन तीनों जगहों पर, ये कुछ जगहों पर प्रोफेसर और कुछ जगहों पर प्रशासनिक पद पर रहे। और लास्ट में इनकी मृत्यु कब हो गई? 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। ठीक, इतना बात इनके बारे में आप लोग जान गए। यहाँ से जो क्वेश्चन बना हमने आपको बता दिया। रचना का आप लोग को ध्यान में रखना है। आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारतीय संस्कृति किसी एक जाति का देन नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ तक हमने बता दिया। ठीक, अब देखिए एक पैराग्राफ और है लेखक परिचय में, उसको समझ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ग्रंथावली के लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। मतलब हमको जो नाखून के बहाने जो पढ़ना क्या है? सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति पढ़ना है। किसके बहाने? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बहाने। ठीक, अब देखिए, एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशवती, मतलब आदमी से पशु की ओर बढ़ने की आवृत्ति बताती है, वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। संघर्ष भी करने का परिणाम है। ठीक, और दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। मतलब बार बार काटता है अगर कोई मनुष्य नाखून, तो उसकी सुंदरता बढ़ने लगती है। ठीक, ये बात इनमें कहा गया। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। लेखक परिचय में कोई दिक्कत वाली बात है या फिर नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट से। हम कमेंट देख रहे हैं आप लोग, फटाफट से बताइए। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट देख रहे हैं आप लोग। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लेखक परिचय में। और लेखक परिचय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और लेखक परिचय से क्वेश्चन बनता है भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हमने आपको पहले ही बताया कि आप लोग को अभी थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा क्योंकि शाम के वक्त है, तो आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए भाई चलते हैं अब चैप्टर पर। लेखक परिचय हो गया, टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है, फिर चैप्टर पर चलते हैं। 15 मिनट आप लोगों का लगभग टाइम हो गया, 14-15 मिनट, 14 मिनट मान के चलिए, 14 मिनट हो गया। तो अब चैप्टर पर चलिए। कितना पेज है भाई, आज खत्म होगा कि नहीं? 1 2 3 4 पेज है, देखते हैं खत्म कर देते हैं, बशर्ते कि आप लोग बने रहिए। ठीक, आप लोग बने रहिए, खत्म कर देते हैं। कह रहे बच्चे कभी ये वाला तो हो गया।
आए अजुना वाला खोलने ये 1 घंटा के बाद लगा दो वो अजुना। हाँ चलिए भाई तब स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। ठीक, ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। कभी कभी हमारे छोटे भाई बहन जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आंसर तो मिल ही जाएगा कहीं से न कहीं से। नहीं मिलेगा तो गूगल बाबा तो है ही भाई आंसर बताने के लिए। तो अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, मतलब जो बहुत ही कम ज्ञानी होते हैं, जो पिताश्री बहुत कम जानते हैं, वो एक दयनीय जीव की तरह होते हैं। ठीक, मेरी छोटी लड़की, अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। ये बात तो हमारे साथ भी होता है भाई, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि नाखून थोड़ा बढ़ गया तो मम्मी पापा बोलते होंगे भाई कितना बड़ा बड़ा नाखून बना कर रख लिया, राक्षस हो गया है, इस टाइप से बोलते होंगे। ठीक, तो इस टाइप से हम भी डांट सुने, ऐसे कोई बात नहीं है। एक मिनट भाई,
चलिए भाई तब चैप्टर शुरू करते हैं। कह रहा है बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। हालांकि ये बात हमेशा होता रहता है, हर घर में बच्चे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि लोग चक्कर में आ जाते हैं। चक्कर में आ जाना मतलब क्या, उसका आंसर उन्हें पता नहीं होता है। ठीक, अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम ज्ञान जिनके पास है, वो पिता जो है बड़ा दयनीय जीव होता है। दयनीय होता है मतलब दयालु होते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि लेखक की जो छोटी लड़की है उसने उस कह रहा है कि मेरी छोटी लड़की ने, मेरी नहीं लेखक की छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। मतलब लेखक जो है कुछ नहीं सोच सका, उस टाइम वो चुपचाप रह गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, बात तो सही है। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटते हैं। भाई हमें भी डांट मिला है, आप लोगों को भी मिलता ही होगा। नाखून नहीं काटते थे तो हमें डांट के पिटाई भी लगता था, तो उनके माँ बाप डांटते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून इस प्रकार बढ़ते क्यों है। अभागा मतलब ये नाखून जो खत्म है, बदमाश, बड़ी बदमाश कहिए इसको। ये अभागा नाखून बढ़ता क्यों, ये कोई नहीं जानता। ठीक, काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। नाखून को काट दीजिए, चुपचाप कट जाएंगे। लेकिन निर्लज अपराधी के बाद फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, मतलब जैसे अपराधी को पीट दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, पिटा जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन कोई न कोई कांड कर देगा। जैसे चोर को पीट दीजिए, पिटा जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, फिर अगले दिन उस घर में चोरी कर लेगा, उस घर में डकैती कर लेगा। इस टाइप का होता है। तो नाखून भी इसी प्रकार का है। ठीक, तो आखिर ये इतने बेहया क्यों होते, बेहया मतलब बेहुदा, समझे बात को, उस टाइप का। आखिर ये इतने बढ़ते क्यों है, इसका क्या कारण है? तो कुछ लाख ही वर्ष की बात है, जब मनुष्य जंगली था, यानी कि वनमानुष जैसा। ठीक, तो क्या था कि उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। जब आदिमानव थे ना मनुष्य, उस टाइम उनकी रक्षा के लिए नाखून उनके लिए बहुत परम जरूरी, परम आवश्यक था। ठीक, असल में वही उसके शस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। शस्त्र थे, दांत थे, लेकिन नाखून के बाद ही उसका स्थान था। ठीक, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए एक आवश्यक अंग था। उस टाइम की बात है जब वो आदिमानव के रूप में थे। ठीक, तो फिर इस जगह धीरे धीरे वो क्या हुआ, अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले और पेड़ों की दालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे, पत्थर थे, लकड़ी थे, पेड़ के टहनी थे, इसी प्रकार के अस्त्र थे भगवान राम के सेना के पास। भगवान राम के तो वानरी सेना थे, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसी प्रकार के अस्त्र उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। कौन? आदिमानव। इस हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का ब्रज, मतलब देवराज इंद्र का ब्रज। ठीक, सुने होंगे आप लोग, बिहार से हैं तो देवराज इंद्र के बारे में क्यों नहीं जानते होंगे। ठीक, इंद्र का ब्रज जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। दधीची मुनि जो है अपनी सांस रोक लिए थे, और सांस रोकने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी जो हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी हो या फिर फेफड़ा हो, हम तो देखे नहीं थे लेकिन कहानियों में सुने हैं कि रीढ़ की हड्डी थी या फिर फेफड़ा थी, उसी से बना था। क्या प्यारे साथियों, इंद्र का वज्र। जय 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 बजरंगबली में हम देखे हैं कि रीढ़ की हड्डी पकड़े रहता है और ऊपर से फेफड़ा टाइप का हड्डी रहता है, वही है इंद्र का वज्र। हम तो भाई पूरा नहीं देखें, तो ही इंद्र का वज्र है, सामने से तो नहीं देखे, उस टाइप के बनाए गए थे मूवी में या फिर सीरियल में। कहीं सीरियल था, जय 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 बजरंगबली सीरियल था, तो उसी में बनाया गया। तो मनुष्य और आगे बढ़ा। चलिए भाई लोग, कॉल आ गया था तो वही थोड़ा देखने लगे, मम्मी थी। तो देखिए भाई लोग, तो अब क्या हुआ कि मनुष्य आगे बढ़ा, हथियार बनाने लगे। किसका? तो जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। धातु के हथियार बनाए तो विजयी हुए, लोहे और शस्त्र बनाए तो। ठीक, और वो क्या हो गया, देवताओं के राजा तक को मनुष्यों ने राजा के से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती। देवताओं के राजा को भी मनुष्य के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे।
घोड़े भी नहीं थे। दशरथ जी के जो पूर्वज थे, एक बार लड़ाई हुआ था असुर और देवताओं में, तो दशरथ जी के जो पूर्वज थे उनसे ही एक बार क्या किया गया था, सहायता लिया था देवराज इंद्र ने। ठीक, तो दशरथ जी के जो पूर्वज थे वो तो मनुष्य थे और देवता लोग तो देवता हुए, तो असुरों से लड़ाई हुआ था देवता का, तो मनुष्य से आया था सहायता मांगने के लिए देवता लोग। ठीक, तो अब क्या हुआ कि मनुष्य से सहायता लेने पड़ते थे, ये तो हो गया। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य समाज भी एक हुआ करता था उस टाइम के, तो उनके पास दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, संपूर्ण सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। लोहे के जो शस्त्र बनाए गए वो अपनी बाजी मारते ही चली गई। इस इतिहास को क्या हुआ कि किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है यह सबको मालूम है। नखधर, नखधर मतलब नाखून धरने वाले मनुष्य अब एक एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, एटम बम की ओर चल पड़ा। ठीक, एटम बम मतलब क्या, परमाणु बम। ठीक, तो परमाणु बम की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके पीछे, उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले नख दंतावली जीव हो, दंतावलंबी जीव हो, मतलब दांतों की उम्र तुम्हारी लंबी होती थी, नाखून लंबे होते थे, वही जीव हो तुम। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले जीव हो तुम। तथा किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि, तथा किम मतलब तब क्या, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डरता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डरता रहा होगा, आज नाखून काटने नहीं काटने पर डरता है। तो देखो तो क्या हुआ कि कुछ लाख वर्ष पहले अपने बच्चे को डांटते होंगे। ठीक, तो लेकिन प्रकृति की है कि वह भी नाखून जिलाए जा रही, मतलब नाखून को जिलाता जा रहा है, जीवन देता जा रहा है नाखून को, और मनुष्य कि उसे अब भी काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं, नाखून जो है रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। नाखून क्या है, अंधा है, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इसकी कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। नाखून नहीं जानता है कि मनुष्य को इससे बड़ा बड़ा जो अस्त्र शस्त्र है वो मिल चुका है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। ठीक, लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, मतलब लेखक जब नाखून देखते हैं तो कभी कभी निराश हो जाते हैं। हिरोशिमा का कांड आप लोगों को मालूम है, परमाणु बम गिराया गया था। ठीक, फिर वो नवीनतम क्या क्या वो नया चीज, नया पनपना खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। तो अब देखिए कि उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति जीवांत प्रतीक है, मतलब वो जो नाखून है पशु की पहचान दिलाती है कि एक समय में तुम पशु थे, अभी तुम मनुष्य बन गए हो, लेकिन एक समय में तुम पशु थे। ठीक, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, मतलब मनुष्य की पशुता यानी कि नाखून को कितनी बार भी काटो, जितनी बार मनो उतनी बार काटो, लेकिन वह कटने के बाद ही नहीं मर रही है, नाखून मरने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। उस समय क्या किया था कि नाखूनों को क्या किया था, उस पर अलता लगाया करता, अभी भी अलता लगाते हैं बहुत लोग, लड़कियां तो हर एक लड़कियां अलता लगाते हैं। ठीक, अभी आएगा वो बात। तो वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम से संवारता था, मतलब बहुत अच्छे से, पुरुष हो या फिर महिला हो, सभी बहुत अच्छे से नाखून को रंगा करता था। ठीक, उसके काटने की कला आपकी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, नाखून को काटता था त्रिकोण की तरह। वर्तुलाकार मतलब बर्तन क्या, वर्तुलाकार तो हमको नहीं मालूम भाई वर्तुलाकार क्या होता है, लेकिन दिया हुआ है तो वर्तुलाकार समझ। चंद्राकार मतलब चांद के आकार की तरह काटते थे। ठीक, दंतुल दांत के आकार की तरह काटते थे। ठीक, आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी
नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे, इस टाइप काटते थे। ठीक, उनको सिक्खत मतलब मोम, सिक्खत मतलब मोम, उनको जो है मोम और अलकतक, अलकतक मतलब अलता। ठीक, मोम और अलता से क्या करता था, यत्न पूर्वक मतलब प्रयास करके क्या करता था, रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता। नाखून को अलता और मोम से रगड़ कर लाल और चिकना बना देता था। ठीक, इसके बाद हमारे पास भाई नाखून नहीं है, देख लो ऊपर वाला परपटी है, तो लाल और चिकना बना देता था। ठीक, तो लाल और चिकना बनाने के बाद क्या करता था, गौर देश के लोग मतलब जो गौर देश, गोरे देश के जो लोग हैं, वो क्या करते थे, उन दिनों बड़े बड़े नाखों को पसंद करते थे, बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे गोरे लोग सब। और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखों का, दक्षिण के जो लोग थे, दक्षिण प्रांत के, वो छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे। ठीक, अपनी अपनी रुचि है देश की और कला की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मतलब मनुष्य जो है अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बार बार सब कुछ किया है। ठीक, नाखून पर मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों, मतलब मानव शरीर का जो अध्ययन करते हैं उन प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी मनुष्य सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव यानी कि इसलिए शरीर ने अपने भीतर तक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। मतलब शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो अपने आप बढ़ती रहती है, अपने आप काम करती है, उसी में से एक है नाखून का बढ़ना। ठीक, और केस का बढ़ना दूसरा, दांत का टूटना तीसरा हो गया, दांत का दोबारा उठना तीसरा हो जाता है। ठीक, दांत दोबारा जो आता है वो तीसरा है। पलकों का गिरना यानी कि आंख खोले हुए हैं फिर आंख बंद किए तो ये पलक का गिरना हुआ, तो पलकों का गिरना चौथा हो जाता है। और इस टाइप के बहुत ही आते हैं हमारे जीवन में जो हम क्रिया अपने आप करते रहते हैं। ठीक, और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। मतलब नाखून बढ़ने की जो उनके पास वृत्ति है, मनुष्य के पास वृत्ति है, वो उनके पशुत्व यानी कि पशुओं की पहचान है। ठीक, ये बात है। ठीक, पशुओं की पहचान है ये। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी, मतलब नाखून को जो काटते हैं वे लोग, वो उनकी किसकी निशानी, मनुष्यता की। मनुष्य नाखून को काटते हैं, ये मनुष्यता की उनकी निशानी। ठीक, और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह के उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। मानव जो है पशुत्व को, पशु के जीवन को, पशु की जीवनचर्या को छोड़ चुका है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, मानव पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बनाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। मतलब अस्त्र बनाने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की विरोधनी है, मनुष्य को विरोध करती है। ठीक, अब देखिए, मेरा मन पूछता है किस ओर, मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। पशु जो हम पशु जीवन जी रहे थे उसके अवशेष है ये नाखून। ठीक, और मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। अस्त्र बढ़ा रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। पशु होकर हम अस्त्र का यूज करते थे। ठीक, तो वो यूज आज भी कर रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। लेकिन नाखून काटते ये हमारी पशुता की निशानी खत्म होकर के मनुष्यता की निशानी है। ठीक, तो अब देखिए हम पशु है कि मनुष्य है हमें खुद ही मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का यूज करते हैं और वही पुराने अस्त्र को हम काट रहे हैं। लेकिन ये पुराना अस्त्र इतना अंधा हो चुका है, इसको पता ही नहीं, बढ़ते जा रहा है, कोई भी कुछ कह ले। ठीक, भारतीय भाषा में प्रायः ही अंग्रेजी
इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थी शब्द नहीं व्यवहारता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है कि वह अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कहते हैं, कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा स्वयं करता है। ठीक, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका, इंडिपेंडेंस को अपने अधीन क्यों नहीं कर सका। उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, पर उनमें स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है कि हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे पुराने विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति किसका नाम है? अनजानी स्मृति का नाम है सहजात वृत्ति। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, स्वराज होने के बाद स्वभावतः मतलब अपने आप जो है, स्वराज बनने के बाद अपने आप ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, बात तो सही है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। ठीक, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हो, ये जरूर है, और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। हमारे अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की विशेषता है और बहुत भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपके ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होते। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मनुष्य जो है मरे बच्चे को फेंक देते हैं, भले कुछ देर के लिए रो ले, लेकिन मरे बच्चे को फेंक देते हैं। लेकिन बंदरिया जो होती है, उसका बच्चा मर गया तो अपनी छाती से लगाए रहेगी, और जब तक कि बच्चे के शरीर से गंध आना चालू ना हो जाए, चाहे वो बच्चा सर गल ना जाए, तब तक वो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। ये गुण है बंदरिया में। ठीक, लेकिन मनुष्य में ये गुण नहीं है। ठीक, तो ये बंदरिया जो है मनुष्य की तरह नहीं बन सकती है, ये बात तो आपको पता चल गया। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नहीं अनुसिंधितता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे पुराने नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे पुराने नहीं होते। ये किसने कहा था? कालिदास ने। भाई ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे जो है पुराने नहीं होते, ये कालिदास ने कहा था। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ठीक, भले ही लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, जो और मूर्ख लोग क्या करते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ठीक, जातियां इस देश में अनेक आई है, भारत देश में जो जाति है अनेक आई है, लेकिन लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके मतलब अनेकों दिशाओं में मुख करके क्या है कि चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकला।
कोई सहज बात नहीं थी। मतलब एक सामान्य धर्म जो हो सकता है हिंदू धर्म हो या फिर हिंदू धर्म नहीं होता है भाई, धर्म हिंदू धर्म नहीं है, धर्म है मुस्लिम धर्म होता है। हिंदू धर्म को हम अभी भूल रहे हैं भाई, फिलहाल हिंदू धर्म मान लीजिए। तो हिंदू धर्म हो गया, और मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार के धर्म के जो लोग हैं आते रहे हैं। और क्या हुआ है कि अपनी धर्म खोज के कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा को, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक असमान आदर्श भी है, वह है कि अपने को बंधनों में अपने आप को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। कैसे भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य में, ठीक, मनुष्य में संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। दूसरों के लिए क्या है कि अनुभव होता है मनुष्य में, ठीक। और वो क्या करते हैं? संयम है मनुष्य में, दूसरों के लिए सोचते भी है मनुष्य। और श्रद्धा, तप और त्याग है, मन से श्रद्धा भी है मनुष्य के पीछे। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है, और वचन, ठीक, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है, ठीक। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है, ठीक। धर्म एक ही होना चाहिए, मनुष्य धर्म, और इंसानियत जो है यह एक अच्छा धर्म है, ठीक। यह किसी भी जाति या वर्ण का समुदाय धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र धर्म है। महाभारत में इसीलिए नरवैर, मतलब महाभारत में जो है नरवैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है, ठीक। अर्थ नहीं, धर्म। क्या? तो एताधिवितंतम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत नरवैरता महाराजा सत्यम क्रोध एवच्चा, ठीक। यानी कि अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि, अब गौतम जी ने क्या कहा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। गौतम जी जो बात कहे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए गौतम जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, ठीक। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है, ठीक। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे हुए। अज्ञान आदमी को पछाड़ता है, और आदमी जो है उससे लोहा लेना मतलब लड़ाई करने के लिए कमर कसे हुए। इसमें जो है गौतम जी जो बात कही थी, क्या बात इन्होंने कही थी कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख में सहानुभूति प्रकट करता है। मनुष्य की मनुष्यता क्या है कि वह सबके दुख सुख दुख में सहानुभूति प्रकट करता है, यही है मनुष्य की मनुष्यता। और ये बात गौतम जी ने कहा था, ठीक, महात्मा गौतम जी ने। अब देखिए इतनी बात तो हो गई, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, और मनुष्य और मशीन बैठाओ, और उत्पादन बढ़ाओ, और धन की वृद्धि करो, और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। ये क्वेश्चन पूछेगा, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, ये किसने कहा था? एक बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोगों के लिए कष्ट करो, ठीक। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। ये गोली मरवा दिया नेता लोग जो थे हमारे भारत के, कोई नेता थे उन्होंने गोली मरवा दिया जब एक बूढ़े ने ये बात कहा था, ठीक। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने इतनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था।
ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा कोई दिन आएगा? ये सोचते हैं लेखक। ठीक, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार मनुष्य के जो पूंछ है झड़ गई है। ठीक, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का भी प्रयोग बंद कर देगा, मतलब मारने वाला अस्त्र का भी प्रयोग बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित कराना देना हो वांछनीय जान पड़ता है। मतलब तब तक इस बात को छोटे बच्चों को परिचित नहीं कराना चाहिए। ठीक, ये फिर परिचित करा देना चाहिए। ठीक, कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में, मतलब बहुत से जीवन में शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बात को रोकना मनुष्यत्व मतलब मानवता की जो क्या है, तकाजा मतलब निशानी है। ठीक, मनुष्य में जो घेरना है और जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं, अभ्यास मतलब जो आपको जो बताया गया है उसका रिवीजन। अभ्यास मतलब रिवीजन से जो, और रिवीजन इसके बाद तप है। तप मतलब तपस्या होता है। ठीक, तपस्या से जो है, तपस्या डायरेक्ट लिख देते हैं, तप मतलब तपस्या से जो है जो चीज मिलती है, अभ्यास यानी कि रिवीजन और तपस्या से जो चीज मिलती है वो एक अनमोल चीज हो जाती है मनुष्य जीवन के लिए। ठीक, वह एक अनमोल चीज हो जाती है, महिमा को सूचित करती है, मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है, मतलब चरित्र में और सफलता में बहुत अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, मतलब जो अस्त्र है जिसके द्वारा मारा जाता है किसी भी आदमी या पशु को, उसके संचयन मतलब इकट्ठा करने से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा भी सकता है जिसे उसे बड़े ही आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। ठीक, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है यानी कि मित्रता में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष यानी कोई शेष भाव से देने में है, कोई न शेष भाव उस शेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की एक अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में असफलता ले आना चाहती है। नाखून बढ़ना उसके जीवन में असफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है, उसकी चरित्र की ओर ले जाती है, मनुष्य के चरित्र की ओर ले जाती है। ठीक, कम वक्त नाखून बढ़ते तो बढ़े, मनुष्य को उसे बढ़ने नहीं देगा। नाखून भले ही बढ़े लेकिन मनुष्य उससे बढ़ने नहीं देगा। हम तो भाई बढ़ने नहीं देते, आप लोग का बढ़ भी रहा है, हम तो काट देते हैं, आप लोग भी काट दिया कीजिए। ठीक, चलो भाई, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बता दिया। फाइनली चैप्टर एंड हुआ और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, और इस सभी जो चैप्टर है इस सभी का एक वन शॉट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, टोटल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, वन शॉट में कराएंगे। ठीक, गर्दा होगा उस दिन। ठीक, तो चलिए भाई लोग, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।